ठीक है। तो अब हम दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कि अगर आपका सिस्टम कंटिन्यूअस है, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे अगर आपके पास यहाँ पे एक डिस्क्रीट बेसिस है, अगर जैसे हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे डिस्क्रीट बेसिस की, अगर हम यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं डिस्क्रीट बेसिस की, तो आपका जो दोस्तों डिस्क्रीट बेसिस क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे डिस्क्रीट बेसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे पास क्या है, आपका डिस्क्रीट बेसिस। गुड मॉर्निंग दीदी, गुड मॉर्निंग। अब जैसे आपका डिस्क्रीट बेसिस है, सपोज करो दोस्तों कि मेरे पास एक स्टेट साई है जो कि 5 1 5 2 5 3 से मिलकर बनी है। तो दोस्तों हम यहाँ पे अपनी स्टेट साई को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास होता है C1, आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो 5 1। ये दोस्तों हमारे पास होता है C2, आप इसको लिखते हो यहाँ पे 5 2। इसी तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे इसको लिखते हो C3, ये हमारे पास होता है 5 3। और एंड सॉन दोस्तों आप करते जाते हो, ये हमारे पास होता है Cn और आप इसको लिखते हो दोस्तों 5n। तो यहाँ पे जो आपका 5 1 5 2 5 3 5n है, ये दोस्तों हमारे क्या कहलाते हैं, आपके बेसिस कहलाते हैं। और C1 C2 C3 ये आपके क्या होते हैं, कंपोनेंट्स, ठीक है। ये आपको पता होगा, है ना। गुड मॉर्निंग गुरुनाथ। तो ये दोस्तों आपको ये चीजें यहाँ पे पता होंगी। तो यार ये हमारा एक डिस्क्रीट बेसिस है। तो हम अपनी स्टेट साई को, हम दोस्तों अपनी स्टेट साई को समीशन, ये आपके पास होता है CI और फाई आई, मैं इसको कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे लिख सकता हूँ। और आई की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों 1 से लेकर n तक है, ठीक है। ये दोस्तों हमारे पास है। तो ये आपका एक डिस्क्रीट बेसिस में लिखा गया यहाँ पे दोस्तों ये स्टेट वेक्टर है, ठीक है। अब हमारे पास दोस्तों अगर आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि अगर मुझे डिस्क्रीट बेसिस में आइडेंटिटी ऑपरेटर लिखना है, तो डिस्क्रीट बेसिस में दोस्तों हम जो अपना आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है उसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि ये हमारे पास होता है फाई आई, ये दोस्तों आपके पास होता है, ये चीजें थी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इस चीज को समझ लिया, है ना। वो मैंने देखो कल जो आपने मेरे को भेजा था वो एक तरीका सही है, बस उसका ये ध्यान रखना है कि वहां पे अगर वो हर्मिशन ऑपरेटर है तो ए को आप, ए डैगर को आप दोस्तों ए से रिप्लेस कर सकते हो, है ना। वो कंडीशन दोस्तों तभी है इफ एंड ओनली इफ जब ए इज अ हर्मिशन ऑपरेटर, ठीक है। तब आप वहां पे अपने ए को हर्मिशन ऑपरेटर से रिप्लेस कर सकते हो, तब बस ये वाली कंडीशन वहां पे थी, ठीक है। सदाम जो आपने व्हाट्सएप पे भेजा था, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे पास इस तरीके के हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको इस तरीके से दोस्तों लिख सकते हो। तो बात समझ में आ गई, है ना। तो ये आपका कब है दोस्तों, जब हमारा डिस्क्रीट बेसिस है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि दोस्तों आपका जो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम होते हैं, चाहे दोस्तों आप पोजीशंस की बात कर रहे हो, चाहे आप मोमेंटम की बारे में बात कर रहे हो, तो पोजीशन और मोमेंटम दोस्तों आपके यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, पोजीशन और मोमेंटम दोस्तों यहाँ पर आपके क्या होते हैं, कंटिन्यूअस सिस्टम होता है। हेलो आकांक्षा, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसी चीज को अब बैठ के डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे, है ना, स्लाइड नंबर 1 है ना, दिस इज स्लाइड नंबर 1। तो अभी मैंने आपको बस इतना बताया कि डिस्क्रीट बेसिस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा एक डिस्क्रीट बेसिस है। अब हम बात करते हैं कि कंटिन्यूअस बेसिस आपके दोस्तों क्या होते हैं। अगर हम यहाँ पे कंटिन्यूअस बेसिस सिस्टम को बात करते हैं तो कंटिन्यूअस बेसिस में हम चीजों को कैसे लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये दोस्तों हमारे पास होता है आपका कंटिन्यूअस बेसिस। तो दोस्तों आप यहाँ पे बात करने वाले हो कंटिन्यूअस बेसिस के बारे में, ठीक है, कि अगर आपका सिस्टम कंटिन्यूअस है, ठीक है। कंटिन्यूअस से मेरा मतलब है कि यहाँ पर अगर सिस्टम में दोस्तों बहुत सारी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, तो फिर आप अपने सिस्टम को किस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो कंटिन्यू, तो डिस्क्रीट में तो दोस्तों आपको पता है कि डिस्क्रीट में हम चीजों को इस तरीके से लिख लेते हैं, साई इज इक्वल टू C1 5 1 C2 5 2 C3 5 3 एंड Cn 5n। और दोस्तों ये हमारे पास स्टेट वेक्टर है, हमने इसको इस तरीके से लिख लिया, ये हमारे पास आपका इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि अगर आपका सिस्टम एक कंटिन्यूअस सिस्टम हो तो दोस्तों उस केस में हम क्या करते हैं। तो ये अब हम यहाँ पे इसको देखना चाहते हैं कि अगर सिस्टम दोस्तों आपका कंटिन्यूअस है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मूले बताना चाहता हूँ, है ना। वो फॉर्मूले हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। तो जैसे दोस्तों एक आपके पास होता है कि अगर आपको पता होगा कि जो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1, आपको किसी को पता है कि 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो दोस्तों जो हमारा 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है या डिराक डेल्टा का जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है। तो आपको पता है कि जो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है दोस्तों डिराक डेल्टा फंक्शंस का, तो डिराक डेल्टा फंक्शंस का फोरियर ट्रांसफॉर्म दोस्तों 1 होता है। ये सबको पता है ना, ये सबको पता है, अच्छी बात है, सबको पता है। तो और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, यानी कि 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म दोस्तों कितना होता है, तो 1 का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म दोस्तों होता है वो होता है हमारे पास। तो अगर आप यहाँ पे लिखोगे, है ना, तो ये आपके पास दोस्तों कुछ इस तरीके से होगा, -∞ टू +∞, ठीक है। और ये आपके पास होता है e की पावर, यहाँ पे आप इसको क्या लिखोगे दोस्तों, e की पावर, ये आपके पास होता है i। मैं यहाँ पे बस सिंपल दोस्तों इसको बता रहा हूँ। तो ये हमारे पास है ओमेगा - के ओमेगा नॉट
और यहाँ पे दोस्तों आप इसको लिखते हो टी, ये हमारे पास होता है दोस्तों डी ओमेगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाता है 2 पाई, और आप यहाँ पे इसको लिखते हो दोस्तों डेल्टा, ये हमारे पास होता है ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट। ठीक है, बस आप इस चीज को यहाँ पे अपने मस्तिष्क में फिट कर लीजिए। ठीक है, बस आप इस चीज को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि ये तुम्हारे पास मामला होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको अपने एक वीडियो का लिंक यहाँ पे शेयर कर दूंगा जिसमें मैंने आपको बताया है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 कितना होता है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 उसमें दोस्तों 2 पाई यह हमारे पास होता है डिराक डेल्टा फंक्शन है ना, ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट। ठीक है, बस ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ये आपको पता है क्योंकि इसी के बेसिस पे हमारा पूरा का पूरा क्वांटम मैकेनिक्स दोस्तों आपका डिपेंड करता है। ठीक है, तो जिसने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है उसने ये चीजें जरूर देखी होंगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि सपोज करो कि मेरे पास एक मोमेंटम ऑपरेटर है ना, अगर हमारे पास एक मोमेंटम स्टेट है, सपोज करो दोस्तों मेरे पास एक मोमेंटम स्टेट है, तो ये मेरे पास दोस्तों एक आपकी मोमेंटम स्टेट है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे अपनी मोमेंटम स्टेट बोलते हैं, और इस मोमेंटम स्टेट को दोस्तों हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये हमारे पास है 2 पाई एच कट है ना, और ये आपके पास है e की पावर के आई, ये हमारे पास है पी नॉट एक्स ओवर एच का। ठीक है, तो यह तुम्हारा मोमेंटम स्टेट, यानी कि ये जो हमारा मोमेंटम स्टेट है दोस्तों, इसको मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं। अब यहाँ पे ये जो हमारा मोमेंटम है दोस्तों, ये केवल पी नॉट नहीं है, यहाँ पे ये P1 भी हो सकता है, P2 भी हो सकता है, P3 भी हो सकता है। मैं कहने का मतलब है कि जो मोमेंटम है उसकी जो रेंज है दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा मोमेंटम है उसकी जो दोस्तों रेंज है वो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी है। मतलब ये दोस्तों क्या है, इसकी यहाँ पे रेंज है कि यहाँ पर ये जो पी नॉट है ये मैंने ले लिया कि भाई पी नॉट की रेंज हमारे पास ये होगी, लेकिन दोस्तों इसके अंदर P1 भी होगा, इसके अंदर P2 भी होगा, इसके अंदर P3 भी होगा, इसके अंदर P4 भी होगा, तो बहुत बड़ी आपको मोमेंटम की रेंज यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, अब अगर मैं इस मोमेंटम का दोस्तों नॉर्मलाइजेशन करता हूं, तो आपको पता है नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं, तो दोस्तों इसी का अगर मैं ब्रा के साथ इसका इनर प्रोडक्ट लेता हूं तो देखो दोस्तों क्या होगा, तो यहां पर हम इसको कर देते हैं माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ये मैं आगे चल के सब बताऊंगा, अभी मैं फिलहाल समझाने के लिए इसको कर रहा हूं। तो दोस्तों ये तो मेरे पास सीधा 1/2 पाई एच कट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिखेंगे, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा ये होगा पी नॉट एक्स ओवर एच कट, और ये दोस्तों e की पावर आई ये होगा पी नॉट एक्स ओवर एच कट, और दोस्तों ये आपके पास क्या आ जाएगा, तो आप इसको dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो। तो अब आप देखोगे तो इस पी नॉट से दोस्तों आपका ये वाला कैंसिल हो गया, तो यहां से हमारे पास क्या बचा 1/2 पाई एच कट, ये दोस्तों आपके पास क्या है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये आपके पास है dx। अब यार आप मेरे को एक बात बताओ, ये तो तुम्हारे पास हो गया 2 पाई एच कट। अब अगर हम यहाँ पे इसको x लिखें और इसमें लिमिट लगाएं माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, तो दोस्तों ये टेंस टू इंफिनिटी आएगा। इसका मतलब है कि ये दोस्तों आपका नॉर्मलाइज नहीं हो रहा है ना, ये दोस्तों आपका यहाँ पे नॉर्मलाइज नहीं हो रहा, यानी कि पी नॉट का पी नॉट के साथ अगर मैं नॉर्मलाइजेशन निकालूंगा तो वो दोस्तों आपका नहीं आएगा, है ना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन मैंने क्या बोला कि वेव फंक्शन दोस्तों आपका जो आपका वेव फंक्शन है वो स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। स्क्वायर इंटीग्रेबल होने का मतलब है दोस्तों कि उसकी एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, है ना, आफ्टर इंटीग्रेशन। लेकिन दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे कि इसकी ये फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही है, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है इनफाइनाइट आ रही है। तो इसका मतलब है कि जो मोमेंटम है दोस्तों, है ना, वो आपका यहाँ पे क्या है नॉर्मलाइज नहीं हो रहा है ना, लेकिन हमको इसको क्या करना है नॉर्मलाइज करना है। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, अगर मैं इस पी नॉट का किसी और के रेस्पेक्ट में अगर मैं करता हूं, जैसे मैंने इसको P1 के रेस्पेक्ट में यहाँ पे कर लिया है ना, हाँ, तो कंटिन्यूअस बेसिस दोस्तों बेसिकली आपके नॉन नॉर्मलाइजेशन हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये मेरे पास P नॉट है। अगर मैं दोस्तों यहाँ पे सपोज करो P1 ले लेता हूं, यानी कि अगर मैं P1 का P नॉट के रेस्पेक्ट में अगर देखता हूं तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों ऑर्थोगोनल स्टेट, है ना, ये दोनों आपस में कैसी हैं दोस्तों ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो अगर मैं P1 का P नॉट के रेस्पेक्ट में करता हूं तो देखो दोस्तों क्या होगा, तो ये तो मेरे पास 1/2 पाई एच कट बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास होगा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, भाई इसकी वैल्यू होगी माइनस के आई, ये हो जाएगा P1 एक्स, और आप इसको लिखोगे एच कट, ये हमारे पास होगा माइनस के आई, आप इसको लिखोगे पी नॉट एक्स ओवर एच कट और इनटू का दोस्तों dx। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है दोस्तों 1/2 पाई एच कट, ये आपके पास है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी और e की पावर माइनस, अब दोस्तों आप इसमें से i कॉमन ले लीजिए, तो ये आपके पास हो जाएगा P1 माइनस के P नॉट। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। भाई अगर तुमने इसमें से माइनस साइन को, और ये सॉरी ये हमारे पास क्या होगा दोस्तों आपका प्लस है, तो ये भाई साहब तुम्हारा प्लस था, ये तुम्हारा प्लस था, है ना, तो ये तुम्हारा प्लस था, तो यहां से ये आ जाएगा, और ये दोस्तों आपके पास होगा एक्स एच कट और दोस्तों इनटू का dx। और अभी मैंने आपको बताया कि ये हमारा एक डिराक डेल्टा फंक्शन बन जाता है। तो दोस्तों ये हमारे पास आ गया है 1/2 पाई एच कट,
ये आपके पास हो जाएगा डेल्टा और आप इसको लिखोगे P1 माइनस के P0 और ये दोस्तों हमारे पास इसमें एच कट भी आ रहा है तो साथ में एच कट भी हम इसमें इन्वॉल्व कर लेंगे। कुल मिला के दोस्तों कहने वाली बात यह है कि ये जो दोस्तों हमारे पास है ये दोस्तों इक्वल होता है किसके, डेल्टा P1 माइनस के P0 के। ये दोस्तों आपके पास क्या होता है, कंटिन्यूअस बेसिस, है ना। अगर दोस्तों आपको कंटिन्यूअस बेसिस में लिखना है तो दोस्तों आप इसको इस तरीके से लिखते हो किया कि डेल्टा P1 माइनस के P0। अब इसका मतलब क्या है ना। अब दोस्तों यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि अब ये हमारे पास क्या है दोस्तों, अगर आप इसको देखोगे कि ये हमारे पास डेल्टा है और आपको पता है डेल्टा की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर डेल्टा x माइनस का a है तो दोस्तों इसकी वैल्यू 0 होगी व्हेन x नॉट इक्वल टू a और इसकी वैल्यू दोस्तों इनफाइनाइट हो जाएगी व्हेन x इज इक्वल टू a। तो दोस्तों सिमिलर चीज यहां पर है, अगर मेरा P1 इज इक्वल टू यानी कि अगर P1 इज इक्वल टू P0 हो गया तो वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी और अदरवाइज इसकी वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या है यहाँ पे 0। ठीक है, ये आप यहाँ पे इसको समझिए। अब इसका मतलब दोस्तों कहने का ये है, इसका सिंपल सा मतलब यह है दोस्तों कि अगर हमारा P1 P0 के बराबर है तो इसका मतलब है दोस्तों कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 100% है और अगर P1 नॉट इक्वल टू, क्योंकि फिर आप देखोगे कि भाई साहब वो तो आपका 0 कर ही रहा है, तो इसका मतलब है दोस्तों कि वहां पे आपका जो डेल्टा है वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेम चीज ये कंटिन्यूअस बेसिस के लिए है। तो कंटिन्यूअस बेसिस में दोस्तों हम अपनी दो स्टेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों रिप्रेजेंट करते हैं। यार वहां पे तो सही था ना भाई, आपका जो डिस्क्रीट बेसिस है, अगर आप यहाँ पे डिस्क्रीट बेसिस को देखोगे दोस्तों तो डिस्क्रीट बेसिस में आपको चीजें बिल्कुल क्लियर कट नजर आ रही है कि अगर मैं यहाँ पे φ1 का φ1 के साथ लेता हूं तो दोस्तों पता है कि ये आपकी ऑर्थोनॉर्मल स्टेट है, इसकी वैल्यू सीधा 1 हो जाएगी। और यहाँ पे अगर दोस्तों आप φ1 का φ2 के साथ लोगे तो आपको पता है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो डिस्क्रीट में तो आपको चीजें समझ में आ रही है, लेकिन वहीं पर अगर कंटिन्यूअस सिस्टम है तो कंटिन्यूअस सिस्टम में आपको क्या करना पड़ेगा। सपोज करो दोस्तों अगर आपका एक कंटिन्यूअस सिस्टम है तो कंटिन्यूअस सिस्टम में दोस्तों अगर आपका ये φ1 माइनस का φ2 आप ऐसे लिख रहे हो तो इसका सिंपल सा मतलब है डेल्टा। मैं इसको लिखने के लिए बता रहा हूं φ1 माइनस का φ2। ठीक है, आप बस इसको ऐसे लिख दोगे, क्लियर है। यहां पे आप डायरेक्ट इसको 1 और 0 नहीं कर सकते, यहां पे आपका ये कंडीशन लग जाती है, यानी कि डेल्टा φ1 माइनस φ2, इसी को दोस्तों हम बोलते हैं कंटिन्यूअस बेसिस, है ना। तो ये हमारा कंटिन्यूअस बेसिस में क्या है दोस्तों, आपकी ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन है। ठीक है, ये दोस्तों हमारी कंटिन्यूअस बेसिस में क्या है, आपकी ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन है। तो अब सिमिलर दोस्तों जैसे मैंने मोमेंटम स्पेस में किया है, सिमिलर हम दोस्तों इसको किस में कर सकते हैं, पोजीशन स्पेस में कर सकते हैं। तो अगर मेरे को इस चीज को पोजीशन स्पेस में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, तो यह हो जाएगा मेरे पास x प्राइम x दोस्तों, ये हमारे पास होगा डेल्टा और आप इसको लिखोगे x प्राइम माइनस का x। ये दोस्तों आपकी कंडीशन कहलाती है ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन, इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, आपकी ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन। ठीक है, ये आपकी क्या है, ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन। जैसे पीछे वाली ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन थी डिस्क्रीट बेसिस के लिए, ये दोस्तों हमारी कंडीशन है आपकी कंटिन्यूअस बेसिस के लिए। बात समझ में आ गई, सही है, सुनो। अब दोस्तों आपको ये तो पता ही है कि जो हमारे पास डेल्टा x माइनस का x होता है, इसकी दोस्तों दो वैल्यू होती है, एक वैल्यू 0 हो जाएगी, ये कब होगा दोस्तों, व्हेन x प्राइम नॉट इक्वल टू x, और ये वैल्यू दोस्तों हमारी इन्फिनिटी होगी, ये इन्फिनिटी कब होगी, व्हेन x प्राइम इज इक्वल टू दोस्तों अब। और अगर मैं इसका पूरा का पूरा, अभी दोस्तों कंटिन्यूअस है, तो अगर मैं इस डेल्टा का है ना यहाँ पे ये इंटीग्रेशन कर दूं तो मेरे को दोस्तों क्या मिलेगा, आपका 1 मिलेगा। तो बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे इस चीज को कर देते हैं। तो इट इज क्लियर और नॉट, है ना। जल्दी से मुझे बताइए क्या ये चीज समझ में आई कि ये हमारे पास है दोस्तों आपका सिमिलर पोजीशन स्पेस में आप यहाँ पे कंटिन्यूअस बेसिस को इस तरीके से लिख सकते हो। इट इज क्लियर और नॉट, है ना। तो ये बहुत ही बेसिक चीज है जो मैंने अभी तक आपको बताई है कि डेल्टा x प्राइम माइनस का x इज इक्वल टू दोस्तों 1 हो जाएगा अगर हम पूरे का इंटीग्रेशन करते हैं, क्योंकि कहीं तो होगा भाई, है ना, कहीं तो होगा, तभी तो इसकी प्रोबेबिलिटी बना रही है, वरना तो फिर कहीं भी नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे इस चीज को लिखते हैं। अब यहाँ पर आपकी एक नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है, तो जैसे दोस्तों वहां पे हमने नॉर्मलाइजेशन कंडीशन पढ़ी, इसी तरीके से यहाँ पर भी आपके पास एक नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है, और वो दोस्तों हमारी क्या होती है, इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर हम इस चीज को दोस्तों ऐसे लिख रहे थे कंटिन्यूअस सिस्टम में, मतलब अगर आपका डिस्क्रीट सिस्टम है तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा था आपको, i इज इक्वल टू समीशन i इसे 1 से लेकर n तक फाई i, और ये हाँ। अब लेकिन अगर आपका कंटिन्यूअस सिस्टम है तो कंटिन्यूअस सिस्टम में दोस्तों आपकी जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है, अगर हम बात करते हैं कंटिन्यूअस सिस्टम की, तो कंटिन्यूअस सिस्टम में दोस्तों अगर आपको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लिखनी है
तो आप उसको कैसे लिखोगे, ठीक है। तो वो दोस्तों आपके पास होगा आई इज इक्वल टू, और यहां पे दोस्तों आप इसको लिख दोगे क्या, कैट ये एक्स ब्रा एक्स और इनटू का दोस्तों डी एक्स, ठीक है। आप यहां पे इसको इस तरीके से लिखोगे। अब इस चीज को दोस्तों हम किसी स्टेट साई के ऊपर ऑपरेट करके देखते हैं। तो चलो हम इसको किसी स्टेट साई के ऊपर ऑपरेट करते हैं। तो लेट मेरे पास दोस्तों एक स्टेट साई है। अब मैं इस साई को कैसे यहां पे लिख सकता हूं, इस चीज को आप देखें। तो ये दोस्तों मेरे पास साई है, मैंने इस साई को दोस्तों ऐसे करके लिख सकता हूं। बात तो एक ही है ना भाई, या बात तो एक ही है। अगर मैं आई ऑपरेटर को इसके ऊपर ऑपरेट करूंगा तो वापस से मेरे को साई मिलेगा। इट इज क्लियर और नॉट? यस सर जी। अब यहां पर मैं इस आई की वैल्यू को दोस्तों पुट कर देता हूं। तो अगर मैं इस आई की वैल्यू को यहां पे पुट करता हूं तो आई हमारे पास क्या है, इंटीग्रल, ये हमारे पास है दोस्तों एक्स, ये हमारे पास है ब्रा एक्स, ये आपके पास है डी एक्स। आप यहाँ पे इसको ऐसे करके लिखेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा आपका, है ना, कैट साइन। अब आप यहाँ पे एक चीज को देखो, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, है ना। गुड मॉर्निंग, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों, मैं इसको और इसको एक साथ लिख सकता हूँ। आप बोलोगे यस सर, हम यहाँ पे इसको और इसको एक साथ लिख सकते हैं। तो ये तुम्हारे पास क्या है, कैट साइन, ये तुम्हारे पास हो जाएगा दोस्तों ब्रा साइन, ये हमारे पास क्या है, कैट साइन, और इनटू का दोस्तों डी एक्स। यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब यार आप मुझे एक बात बताइए, जब दोस्तों मैंने आपको कल भी बताया था, है ना, हमने यहाँ पे दोस्तों कल भी डिस्कस किया था कि अगर आपके पास एक डिस्क्रीट सिस्टम होता है और अगर मैं इस डिस्क्रीट सिस्टम को phi 1 से मल्टीप्लाई करूं, अगर मान लीजिए दोस्तों कि यहां पर मैं अगर इसको phi 2 से मल्टीप्लाई करता हूं अपनी इस स्टेट को, अगर मैं अपनी इस स्टेट को phi 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को C2 मिलेगा। तो C2 का मतलब क्या है दोस्तों, phi 2x, है ना। इसका मतलब क्या है कि प्रोजेक्शन ऑफ phi 2 ऑन साइड, यही तो इसका दोस्तों मतलब है ना, कि मतलब हमारा जो दोस्तों प्रोजेक्शन है वो आपको कितना मिल रहा है यहाँ पे दोस्तों, C2 मिल रहा है। इट इज क्लियर। अब यही चीज दोस्तों यहाँ पे लिखी हुई है। तो आप इस चीज को देखो भाई, यही चीज दोस्तों आपकी यहाँ पे लिखी गई है, ये चीज दोस्तों आपकी यहाँ पे लिखी गई है। अब ये क्या है, आपका एक इनर प्रोडक्ट है। अरे भाई, जब तुमने phi 2 साई को तुमने क्या बोला दोस्तों, आपका C2 क्या है, एक नंबर, एक स्केलर है। तो उसी तरीके से दोस्तों ये जो आपका x है और आप x को साई के ऊपर ऑपरेट कर रहे हो, तो ये भी आपका एक इनर प्रोडक्ट है। और यहां से आपको क्या मिलेगा दोस्तों, एक फंक्शन मिलेगा साइन x। ये दोस्तों आपका क्या है, एक वेव फंक्शन है। इसको आप क्या बोलते हो दोस्तों, वेव फंक्शन। ये आपका होता है वेव फंक्शन। ये आपके पास क्या है दोस्तों, वेव फंक्शन, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, आपका वेव फंक्शन। तो अगर आपको क्वांटम मैकेनिक्स में कोई बोलता है कि वेव फंक्शंस क्या होता है, देखो भाई, सबसे पहले अगर आप कोई जेआरएफ का इंटरव्यू देने जा रहे हो या आप कहीं पर कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपसे पूछा गया कि भाई आपको क्वांटम मैकेनिक्स आती है, आपने बोल दिया मुंह उठा के कि यस सर। आपसे जैसे क्वेश्चन जब आपका जेआरएफ क्लियर हो जाएगा तो आप डिफरेंट आईआईटीज में जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, तो आपसे वो ये पूछते हैं कि कोई भी 3 सब्जेक्ट बताइए आपके फेवरेट जिसमें आप इंटरव्यू देना चाहते हैं। अब लोग वहां पे जज्बाती हो जाते हैं, उनको लगता है यार सामने वाले को इंप्रेस करने के लिए, गाइड को इंप्रेस करने के लिए हम बोल देते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स, बस लंका लग जाती है भाई, ठीक है। अब तुमने सब्जेक्ट कौन कौन से बोले, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, तो वो कहते हैं चलो हो जाओ रेडी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। पहला ही क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स से ये निकल के आएगा कि व्हाट इज वेव फंक्शंस। अब तुम दुनिया भर के रामायण सुना दो, दुनिया भर की तुम बातें कर दो, वहां पे महाभारत सुना दो, रामायण सुना दो, कुछ भी सुना दो, ठीक है, खत्म है भाई साहब, टाटा बाय बाय। क्योंकि वो तुमसे वेव फंक्शंस की डेफिनेशन नहीं पूछ रहा है, वो तुमसे ये पूछ रहा है कि वेव फंक्शंस का एक्चुअल मतलब क्या है ना। मैथमेटिकली वेव फंक्शंस का एक्चुअल मतलब क्या है, वो आपसे ये पूछ रहा है। तो वेव फंक्शंस का दोस्तों एक्चुअल मतलब क्या है कि जो हमारा साई है, जो दोस्तों हमारा साई है, ये हमारी जो स्टेट है साई, इसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स वो क्या है, ठीक है। ये दोस्तों आपका होता है वेव फंक्शन। इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन की जो आपकी स्टेट साई है उसका एक्स का प्रोजेक्शन कितना है। जैसे दोस्तों मैंने आपको कल भी बताया था, मैं अभी फिर बता देता हूं कि सपोज करो मेरे पास एक वेक्टर ए है, मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये मेरे पास A1 i कैप है, ये मेरे पास A2 j कैप है और ये मेरे पास दोस्तों आपका A3 k कैप है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो मेरे पास A है इसका j डायरेक्शन में क्या इसका प्रोजेक्शन है। तो आप इसको इस तरीके से लिख रहे हो A डॉट j। तो अगर जब दोस्तों आप इसको A डॉट j लिखोगे तो यहां से आपको A2 मिलेगा ना। तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि j a, यानी कि दोस्तों कि j का
जो मतलब जो आपका वेक्टर ए है उसका जे डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है, तो आप बोलोगे दोस्तों a2। यही चीज आपकी वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करती है कि अगर आप x डायरेक्शन में साइन को देख रहे हो तो वो क्या दे रहा है, आपका साइन x दे रहा है। ये दोस्तों आपका कहलाता है वेव फंक्शन। ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हैं दोस्तों, वेव फंक्शन। और वेव फंक्शन दोस्तों क्या है ये, अब ये बताइए मेरे को, ये जो तुम्हारा वेव फंक्शन है, ये जो दोस्तों तुम्हारा वेव फंक्शन है, यहां पे तुम देख रहे हो इस चीज को, ये जो तुम्हारा वेव फंक्शन है, और मैंने क्या बताया था कि ये जो आपका इनर प्रोडक्ट होता है, आप ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ये तुम्हारा क्या है दोस्तों, इनर प्रोडक्ट। और इनर प्रोडक्ट दोस्तों क्या देता है आपको, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। इनर प्रोडक्ट आपको क्या देता है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। ये मैंने आपको बताया था कि ये आपको क्या देता है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। ये दोस्तों आपको क्या देता है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। और मैंने आपको यह भी बताया था कि प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है ना, कैन बी कॉम्प्लेक्स, रियल, इमेजिनरी, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों इसीलिए जो ये आपका वेव फंक्शन है, ये दोस्तों आपका जो वेव फंक्शन है, ये आपका कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ये आपका रियल भी हो सकता है, ये आपका प्योरली इमेजिनरी भी हो सकता है। आई बात समझ में? ठीक है, अगर ये वेव फंक्शन रियल है, अगर दोस्तों वेव फंक्शन रियल है, इसका मतलब कोई रियल पार्ट ले लीजिए e की पावर kx, ये दोस्तों आपका एक रियल वेव फंक्शन है। और अगर आपका ये कोई कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन है तो इसको e की पावर i kx कर दीजिए, बस यहाँ पे i लगा दीजिए, आपका क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो वेव फंक्शन दोस्तों क्या है, वेव फंक्शन एक्चुअल में दोस्तों आपका एक प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है ना, क्या दे रहा है ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड दे रहा है। और अगर मैं इस वेव फंक्शंस का मॉड ले लूं तो वो आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दे देगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना भाई साहब, ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जेआरएफ के इंटरव्यू में, तुम तो मुंह उठा के बोल के आ जाओगे कि मेरे को क्वांटम मैकेनिक्स का मैं गॉड हूं। ठीक है, तो बस है ना, तो समझ रहे हो, फिर है ना, फिर तुम लॉर्ड बॉबी की तरह एक्ट करने लगोगे, है ना, वो क्या बोलता है, उसने तो गिलास रखा सर पे, तुम तो किताब रख के जाओगे सर पे, है ना। ठीक है, फिर गाना भी गाओगे वाला, पूछ लो मुझसे। ठीक है, तो समझ रहे हो तुम, तो ये दोस्तों आपके साथ सिचुएशन हो जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखें कि जब हम इसको इस पे कर रहे हैं तो दोस्तों ये आपको क्या देगा, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा दोस्तों, इसको ये आपका क्या मिला, साइन एक्स। तो ये दोस्तों आपका हो गया यहाँ पे साइन एक्स, ये आपके पास है दोस्तों एक्स, और ये आपके पास क्या है दोस्तों डी एक्स। तो ये आपके पास दोस्तों स्टेट साइन को मैंने ऐसे करके यहाँ पे बना दिया। ठीक है, ये इसकी जो रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। देखो दोस्तों ये बहुत अच्छा रिलेशन निकल के आया है ना, ये बहुत अच्छा रिलेशन निकल के आया है। अरे भाई कंटिन्यूअस बेसिस में तुम इसको ऐसे लिखते हो, नहीं आया समझ में? अरे मैंने क्या लिखा यहाँ पे, तुम देखो भाई, मैंने क्या लिखा कि ये जो मेरे पास स्टेट साइन है, ये जो मेरे पास दोस्तों स्टेट साइन है, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ने लिमिट लगा दी। ये तुम्हारे पास दोस्तों हो गया साइन एक्स, ये तुम्हारे पास क्या है कैट एक्स, और ये क्या है दोस्तों तुम्हारा डी एक्स। ये कब है दोस्तों, जब तुम्हारा कंटिन्यूअस बेसिस है। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यूअस बेसिस की, ये तब है। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस बेसिस की, ये तब है। लेकिन 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 दोस्तों अगर आप डिस्क्रीट बेसिस से इसको कंपेयर करते हो तो डिस्क्रीट बेसिस में आप अपने स्टेट को ऐसे करके लिखते हो साइन, ये हमारे पास होता है समीशन, ये आपके पास है सी आई, और ये दोस्तों हमारे पास होता है फाई आई। ये आपका क्या है दोस्तों, डिस्क्रीट बेसिस में। आप इसको किस में लिखते हो दोस्तों, डिस्क्रीट बेसिस में। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसको कंपेयर कीजिए, तो दोस्तों जो चीज यहाँ पे सी आई कर रही है वो चीज यहाँ पे साइन एक्स कर रहा है, जो यहाँ पे फाई आई कर रहा है वो दोस्तों आपका यहाँ पे एक्स कर रहा है, जो आपका यहाँ पे समीशन कर रहा है वो दोस्तों आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहा है। तो बात समझ में आई, ये इसको लिखने का तरीका है। ठीक है, अगर आप कंटिन्यूअस बेसिस में अपनी स्टेट साइन को लिखना चाहते हो तो दोस्तों एक तो आपके पास उसका कंपोनेंट होना चाहिए और उसका बेसिस होना चाहिए। जैसे डिस्क्रीट में ये जो आपके पास सी होता है इसका मतलब होता है कंपोनेंट, और ये जो हमारे पास फाई आई इसका मतलब होता है बेसिस। इसी तरीके से ये जो आपको साइन एक्स दे रहा है ये दोस्तों आपका क्या है, कंपोनेंट, और ये जो हमारे पास एक्स है ये क्या है, आपका बेसिस। ठीक है, और हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया एक्स की रेंज में। इट इज क्लियर, ये आपको अच्छे से पहले पता होना चाहिए, है ना। देखो भाई ये ना बहुत मैं बोलूंगा बहुत इनिशियल चीजें हैं, ये आपको ऐसे बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे है, तो अगर अभी समझ में आ गया तो आगे चल के फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। अगर अब हम क्या करते हैं थोड़ा सा दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और चीजों को और अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे
तो चलो फिर अब हम यहाँ पे चीज़ों को और भी बढ़िया तरीके से डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये रहा।